अब हमारे पास दो केसेस रह गए हैं, दैट इज टैक्स बोर्न बाय एम्प्लॉयर पार्शली एंड चेंज इन स्लैब रेट। सो इसी मैजिकल फॉर्मेट को कैरी करते हैं, इन लास्ट टू ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। अब आप लोगों का एक कंसिस्टेंट सवाल जो माइंड में आता है वो था कि अगर स्लैब रेट चेंज हो जाए तो उसको किस तरह से इनकॉर्पोरेट करना है। ये एक बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है और एक बड़ा कंफ्यूजिंग है। अक्सर सवाल पूछते हैं कि स्लैब रेट चेंज होगा तो फिर ये जादू कैसे होगा। इसको अभी हम देखते हैं एंड ये भी बहुत आसान है। इसको भी समझने के लिए हम एक एग्जांपल की हेल्प लेते हैं। हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास बेसिक सैलरी है 3 मिलियन की, उसके साथ हम हाउस रेंट अलाउंस ले लेते हैं 6 लाख का, और हम अदर अलाउंस ले लेते हैं कुछ और सारे अलाउंसेस मिला के, वो मैं ले लेता हूँ 1 मिलियन की 46। ठीक है, जो टैक्स है वो 100% जो बॉर्न करेगा वो एम्प्लॉयर करेगा। ये इसने हमें बता दिया। रिक्वायरमेंट है, हमने सैलरी कैलकुलेट करनी है कि इसकी सैलरी कितनी होगी। सो हम कर लेते हैं और देखते हैं कैसे होगी। इसको हम कैलकुलेट करते हैं। इसकी आ जाएगी बेसिक सैलरी, दैट इज 3 मिलियन। हाउस रेंट अलाउंस आ जाएगा 6 लाख का, अदर अलाउंसेस आ जाएंगे इसके 1 मिलियन के, और जो टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर है उसका हमें पता नहीं, एक क्वेश्चन मार्क है। इसके लिए हम वर्किंग बनाएंगे, ये करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी टोटल सैलरी। उसके ऊपर भी हम क्या करेंगे, इसका टैक्स वगैरह कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अभी वर्किंग बनानी पड़ेगी टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर की। तो वही वर्किंग, वही इक्वेशंस। वर्किंग नंबर 1 नाम है जी टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर। इसको अब हमने देख के चलना है। तो इक्वेशन, टोटल सैलरी इज इक्वल टू जो सैलरी है अदर देन वो, और टैक्स बेनिफिट। इसको हम वेरिएबल वाई एज्यूम कर लेते हैं। इसकी टोटल सैलरी कितनी देखी थी हमने, 3 1 4 और 6, 46 लाख इसकी बनती है सैलरी। तो हम इसको वो भी ले लेते हैं। अब टैक्स बेनिफिट का मुझे पता नहीं कितना है, तो इसके लिए हमने स्लैब वेरीफाई करना होता है। अगर स्लैब वेरीफाई हो जाए तो हम वो इक्वेशन पुट करते हैं। वर्किंग नंबर 1.1 करेंगे और इसके ऊपर स्लैब लगाएंगे। 46 लाख है हमारे पास इनकम। अब इसके ऊपर हमने स्लैब का तो देखना है कि अगर हम टैक्स बेनिफिट ऐड करें तो क्या स्लैब वो होल्ड करता है कि नहीं करता। तो अब हम मूव करते हैं स्लैब रेट के ऊपर। ये है इसकी इनकम 46 लाख, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, 46 लाख कौन सा स्लैब में फॉल कर रहा है, दैट इज 6 स्लैब, क्योंकि वो 5 मिलियन तक है। और स्लैब है 3,70,000 फिक्स है, और 20% ऑफ एक्सीडिंग अमाउंट है। तो इस पर स्लैब अप्लाई करते हैं हम 35 लाख। इसमें से हम लेस करेंगे और इस पे फिक्स पे करना पड़ेगा 3,70,000, और एक्सीडिंग अमाउंट है हमारे पास 11 लाख। इसका हमें देना पड़ेगा 20%, और ये बनेगा 2,20,000। इसको जमा करें, ये बनेगा कितना, 3 2 5 90, 5,90,000 है ये। अब ये अगर अमाउंट सारी की सारी एम्प्लॉयर पे करे, क्योंकि 100% वो है, तो ये बेनिफिट सैलरी में ऐड होना है। हमने ये बेनिफिट सैलरी में ऐड करके वेरीफाई करना है क्या मेरा स्लैब तो नहीं चेंज हो रहा। तो 4 मिलियन जमा 5 मिलियन, ये हो जाएगा 5190,000। इसका मतलब ये बेनिफिट ऐड करने के बाद तो भाई मेरी इनकम इतनी हो जाती है। अब इस इनकम को मैंने करना है वेरीफाई कि ये स्लैब तो नहीं चेंज कर रही। अगर स्लैब चेंज ना कर रही है, जो प्रीवियस वीडियो में देखा आपने, वो काम हो जाएगा। बट अगर स्लैब चेंज होगा तो कहानी चेंज। अब इनकम इसकी कितनी हो गई है, इसकी इनकम हो गई है 5190,000। स्लैब चेंज हो रहा है। अब पहले तो हमने देखा था इनकम यहाँ पे फॉल करनी चाहिए, नाउ द इनकम इज फॉलिंग इन दिस स्लैब रेट।
यहां पे फॉल कर रही है। सिंपल, हम वेरीफाई कर रहे थे, स्लैब अप्लाई किया, जो उसका टैक्स आया उसको इस इनकम में ऐड किया, इनकम में ऐड करने के बाद ये अमाउंट आई। इस अमाउंट को वेरीफाई करने के लिए जब हम यहाँ पे मूव किए तो वेरीफाई किया स्लैब चेंज हो रहा है। अगर स्लैब चेंज हो रहा है, सिर्फ आपने यहाँ पे फोकस करना है कि अगर स्लैब चेंज हो रहा हुआ तो जो चेंज होने वाला स्लैब है आपने उसको उठा के ले जाना है, वो है 6,70,000 प्लस 22.5% ऑफ एक्सीडिंग अमाउंट। तो आपने अब स्लैब रेट जो इसका लग रहा है चेंज वाला उसको पकड़ना है, वो है 6,70,000 प्लस एक्सीडिंग अमाउंट जो है 5 मिलियन से उसका 22.5%। ये आपने स्लैब पकड़ना है और इसको जाके आपने यहाँ पे लगा देना है। तो स्लैब आपका वेरीफाई हुआ लेकिन नया वाला, तो इस स्लैब को यहाँ पर लिख दें 6,70,000 जमा y माइनस 5 मिलियन और एक्सीडिंग अमाउंट का 22.5%। इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। y इज इक्वल टू 46 लाख और 6,70,000 कितने बनते हैं? दैट वुड बी 5,270,000 प्लस इक्वेशन को सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा 0.225y और 5 मिलियन का 22.5%, 5 मिलियन का 20% बनेगा 1 मिलियन, 1 मिलियन और 11 लाख 1125 इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1,125,000। तो ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा। अब आप इसको मजीद सिंप्लीफाई कर दें, दैट वुड बी 5,270,000 प्लस 0.225y माइनस 1,125,000। y को एक तरफ कर दें, y माइनस 0.225y और ये हो जाएगा जी 5,270,000 लेस 1,125,000, ये हो जाएगा 0.775y और 5,270,000 में से अगर 1 मिलियन निकाला 4,270,000 4,270,000 उससे अगर 1.25 लाख निकाला तो ये बनेगा 45,000। आई एम नॉट रॉन्ग, इट वुड बी 4,154,000। y के लिए इसको यहाँ पे रख लें, ये होगा 4,145 0.775 क्या आता है? ये आ जाएगा 5,348,387। ये जो है ना, ये है इसकी टोटल सैलरी y जो है वो इतना है। अब आप देखें ये है इसकी, अब टोटल सैलरी इतनी हो 5,348,387, इसके अलाउंसेस कितने से सारे मिला के 46 लाख, वो लेस कर दें, कितना पे किया एम्प्लॉयर ने? 46, 4,377 और 8,387। इतना क्या कर रहा है एम्प्लॉयर पे कर रहा है? अमाउंट जरा वेरीफाई करनी, इतनी आती है। अब ये है टैक्स बेनिफिट 748,387, वेरीफाई कर लेते हैं, ये देख लें, यहाँ पे ऐड कर लो जी, कितना था? 748,387 48,387, इन सब का सम करेंगे 48,387, ये है इसकी टोटल सैलरी। अब हम इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करना चाहें, अभी कर लेते हैं। 5,348,387, इसमें 5 मिलियन का स्लैब लगाओ, इसके ऊपर बनता है 6,70,000, एक्सीडिंग अमाउंट है 348,387, इसका लेना है 22.5%। कितना बनता है 348,387 का 22.5%? ये है इसकी टैक्स लाइबिलिटी, इसने हुकूमत को पे करना था, इसके भी हाफ पे टैक्स कितना पे कर दिया गया, अभी देख लेते हैं। एम्प्लॉयर अंकल ने कितना टैक्स इसके भी हाफ पे ऑलरेडी पे कर दिया था, लेस कर दो 748,387, हुकूमत को क्या मिलेगा?
बाबुल की दुआएं कि भाई मैं तुझे एक्स्ट्रा कोई 1 रुपया भी नहीं दे रहा हूँ। तो सर ये था स्लैब रेट चेंज करने वाला। तो जो तूफान उठा हुआ था स्लैब रेट चेंज कैसे होगा, किस तरह स्लैब रेट चेंज होता है। टैक्स पार्शली बोर्न बाय एम्प्लॉयर का मतलब क्या है कि कुछ परसेंटेज, बस ये चीज थी, कुछ परसेंटेज जो है वो एम्प्लॉयर पे करेगा और कुछ जो होगा एम्प्लॉय, लाइक एम्प्लॉयर कहते हैं मैं 50% तेरा टैक्स पे कर दूंगा, अब जितना मर्जी 50% हो वो पे करेगा। वो कहते हैं मैं तेरा 40% पे कर दूंगा, वो कहते हैं मैं तेरा 30% पे कर दूंगा। तो भाई अमाउंट वेरिएबल ही रहेंगी इसमें, अमाउंट टोटली वेरिएबल है। तो अगर उसका टैक्स बनता है 1 लाख, उसका 50% 50,000 पे कर देगा वो। अगर उसका टैक्स बनता है 1.5 लाख, उसका 50% 75 पे करेगा। तो यहाँ पे पार्शली बोर्न का मतलब है इन द सेंस ऑफ परसेंट, कि हम इतने परसेंट तुम्हारा टैक्स बोर्न कर लेंगे, पे कर देंगे। तो इसको अब हमने क्या करना है, डिस्कस करना है। एग्जाम्पल लेते हैं इसकी। एक बंदा है जी, उसकी बेसिक सैलरी है 3 मिलियन, उसको अलाउंसेस मिले हैं 6 लाख के, और एम्प्लॉयर ने कहा है कि तेरा जितना भी टैक्स बनेगा उसका 50% जो होगा विल बी पेड बाय एम्प्लॉयर। कैलकुलेट सैलरी, हमारे पास आ जाएगी इसकी बेसिक सैलरी, दैट इज 3 मिलियन। आप इसके तमाम अलाउंसेस ले लेंगे, वो हैं 6 लाख। जो टैक्स बोर्न करना है उसके बारे में हमें पता नहीं, अगर वो हमें पता चल जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल सैलरी आ जाएगी, और वो हम सारा जस्टिफाई कर लेंगे। अब इसको हमने फाइंड आउट करना है, हम इसकी वर्किंग बनाते हैं। वर्किंग नंबर 1, दैट इज टैक्स बोर्न बाय एम्प्लॉयर, टोटल सैलरी इज इक्वल टू उसकी सैलरी प्लस टैक्स बेनिफिट्स। इसको वाई एज्यूम कर लें। सैलरी अभी हमने कितनी निकाली है इसकी, 36 लाख बनती है, 3 मिलियन जमा 6 लाख। और इसका भी हमें पता नहीं है, इसका पता करने के लिए हमने सिर्फ स्लैब वेरीफाई करना होता है। हम एक वर्किंग 1.1 बनाएंगे, इसके ऊपर हम स्लैब वेरिफिकेशन पे जाएंगे। 36 लाख, इसके ऊपर स्लैब लगेगा मेरे ख्याल से 5वां, हाँ 5वां 35 लाख वाला स्लैब लग रहा है, और वो कितना है, वो है 3,70,000 प्लस एक्सीडिंग अमाउंट का 20%। तो 35 लाख वाला स्लैब लगा, 35 लाख, इस पे आ रहा है 3,70,000, एक्सीडिंग अमाउंट है 1 लाख, इसका हमने लेना है 20%, वो बन जाएगा 20,000। इसको ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 3,90,000। हम प्रीवियस केसेस में यही काम करते थे कि हमने ये 3,90,000 निकाला, इसको पकड़ा, इसमें ऐड कर दिया, यही करते रहे हैं। इसमें आपने देखना है कि एम्प्लॉयर कितने परसेंट टैक्स बोर्न कर रहा है। एम्प्लॉयर ने कहा है कि वो सिर्फ 50% टैक्स बोर्न करेगा, तो आपने क्या करना है, इसका 50% लेना है। 390 का 50% ले तो ये बनता है 195,000 बनता है। इस 50% को आपने इसमें ऐड करना है और देखना है क्या स्लैब तो नहीं चेंज हो रहा। तो 36 लाख जमा 1,95,000, दैट वुड बी 3,795,000। ये है, सिर्फ एक चेंज है पार्टी बोर्न में, सिर्फ एक चेंज है। ध्यान से फोकस होकर सुनिएगा, रिकॉर्डिंग में पॉज कर लीजिएगा। वो क्या है कि जब आप वेरिफिकेशन पे जाते हैं, आप टैक्स लायबिलिटी निकालते हैं, आप इसको इसमें ऐड करते थे और स्लैब वेरीफाई करते थे, बट यहाँ पे सिर्फ एक चेंज होगा,
आपने देखना है कि एम्प्लॉयर कितने परसेंट बॉर्न कर रहा है। जितने परसेंट बॉर्न कर रहा होगा आपने उतने परसेंट लेके उसको ऐड करना है। जब आपके पास ये अमाउंट आ जाए तो इसको वेरीफाई कर लें स्लैब पे जाके। तो स्लैब आपका यही है, स्लैब आपका चेंज नहीं हो रहा। अगर स्लैब चेंज नहीं हो रहा तो उसको उठा के यहाँ पे लिख लें। अगर स्लैब चेंज हो भी रहा होता तो हमने स्लैब चेंज पढ़ लिया हुआ है, हम वो सारा प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई कर लेते। अब हमारे पास स्लैब वेरीफाई हो गया, जिस स्लैब वेरीफाई हो गया अब हम इसको लिख लेते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपने एक और चीज देखनी है कि 3,70,000 स्लैब हमें लिखना आता है y माइनस 35 लाख एक्सीडिंग अमाउंट का 20%। लेकिन यहाँ पे एडिशन सिर्फ है कि इस पे आपने साथ वो परसेंटेज लिख लेनी है जितना परसेंट टैक्स एम्प्लॉयर बॉर्न कर रहा है। दैट्स इट, सिंपल। स्लैब लिख लिया, स्लैब लिखना मुश्किल नहीं है। स्लैब के बाहर सिर्फ आपने वो परसेंटेज, वो अमाउंट लिख लेनी है कि इतने परसेंट जो है, इतने परसेंट एम्प्लॉयर बॉर्न कर रहा है। जैसे इस केस में 50% था तो बाहर मैंने 50% लिख लिया। अगर 70 होता मैं 70 लिख लेता, अगर 90 होता मैं 90 लिख लेता। तो हम इस तरह से कर रहे होते हैं। अब इसको हम जल्दी से सॉल्व करते हैं और हमारे पास क्या होगा, जवाब आ जाएगा। y इज इक्वल टू 36 लाख। पहले हम ब्रैकेट अंदर सॉल्व करेंगे, फिर हम ब्रैकेट के बाहर सॉल्व करेंगे। बेसिक मैथमेटिक्स का रूल। ये 20% अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा, मैं ब्रैकेट ओपन ही कर रहा हूँ, 0.2y और 35 लाख का 20% मेरे ख्याल से बनता है 35, 7 लाख। तो ये आ जाएगा 7 लाख और यहाँ पे आपका 50% बाहर आ रहा होगा। मजीद सिंप्लीफाई कर लें, दैट वुड बी 0.2y और ये 7 में से 3 70 के माइनस 3,30,000 और ये आ गया 50%। मजीद सिंप्लीफाई कर लें, मैथ भी सिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को, इतना आला फरिश्ता सिर्फ इंसान है। 0.1 3,30 1,60 3,20 1,65 बनता है, 1,65,000। इक्वेशन को ओपन कर लें अब आप, मैं सिंप्लीफाई कर लूंगा सीधा। y माइनस 0.1y 36 लाख में से 1,65,000 लेस कर देंगे। ये बन जाएगा 0.9y और 36 में से एक गया 35, 35 में से 65 गए 3,435। यस 3,4 35 में से 65 34 35। यस तो ये आ जाएगा 3,435,000। y को यहाँ पे रखें, 3,435,000 डिवाइड करें 0.9 के साथ और बताएं क्या जवाब आता है। शाबाश, ये आएगा जवाब आपका 3। अगर आप कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे 3,816,667, ये है इसकी टोटल सैलरी। इसकी अपनी सैलरी कितनी थी सर? 36 लाख रुपया। कितना बेनिफिट आ रहा है? 2,16,667, 216,667। सर ये बेनिफिट जो है ये है एम्प्लॉयर का। अब हमें बेनिफिट मिल गया कि इतना टैक्स जो है वो एम्प्लॉयर पे करेगा। इसको जाके यहाँ पे ऐड कर दो, 216,667 इनका सम करें, ये हो जाएगा 3,816,667। अब इसका हम टैक्स निकालते हैं और चेक कीजिएगा, आप लोगों को मजा आएगा। स्लैब अप्लाई किया, 3,816,667 वो है 35 लाख। यहाँ पे होता है हमारा 3,70,000। एक्सीडिंग अमाउंट है मेरे पास 3,16,667। इसका 20% कैलकुलेट करना है, 63,300 समथिंग बनेगा, 63,333। तो इसको 20% लेंगे, वो आ जाएगा 63,333। सम करें इसका, दैट वुड बी
3 जरा वेरीफाई करना यही आता है ना। आप देखें ये है इसकी टैक्स लाइबिलिटी, इसका टैक्स इतना बनता था, एम्प्लॉयर ने कितना पे किया 216667, इसको कितना पे करना पड़ेगा, ये इसको पे करना पड़ेगा। डील क्या हुई थी, डील थी कि जो तेरी टैक्स लाइबिलिटी आएगी इसका 50% मैंने पे करना है, 50% तूने पे करना है। जवाब आपका एक्यूरेट आ रहा है, एग्जैक्ट 50% आ रहा है। सो ये टॉपिक टैक्स फ्री सैलरी यहाँ पे कंप्लीट होता है। 5 सिनेरियोस करवाए मैंने, स्टार्ट पे कहा था पास्ट पेपर में आपको इनके सिनेरियोस नहीं मिलेंगे, प्रैक्टिस नहीं मिलेगी। पॉसिबल चीजें हैं सारी की सारी करवा दी, ट्राइड माय बेस्ट कि इसको इतना इजी कर दूं कि अगर पेपर में आए आप वहां पे बैठ के अपना आंसर तक वेरीफाई कर लें, पास कर लें। तो यहाँ पे टैक्स की सैलरी हमारी खत्म होती है। चलें जी, हम इसको समराइज करते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी अभी रिसेंटली कंप्लीट किया। जो सैलरी है वो हमारी हमेशा टैक्स होती है रिसीट बेसिस के ऊपर। क्या हमेशा रिसीट बेसिस के ऊपर टैक्स होगी? द आंसर इज नो। इसकी एक्सेप्शन होती है, ये अप्रूवल बेसिस के ऊपर भी टैक्स हो सकती है। अप्रूवल बेसिस पर टैक्स कैसे होगी या कैसे कब होगी? अप्रूवल बेसिस पर टैक्स उस वक्त होगी जब आप इसको एरियर्स में रिसीव कर रहे हो और उसको टैक्स करने के लिए आपको कमीशन का अप्रूवल चाहिए। उसके बाद रिसीट क्या होता है, इसका एक निमोनिक याद करवाया था, MAP, M से मेड अवेलेबल, A से एक्चुअली पेड और P से पेड ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय था। तो ये इसका निमोनिक रिसीट की डेफिनेशन डन। उसके बाद हमने सैलरी को देखा था, सैलरी की डेफिनेशन थी वो हमने देखी थी, और इसकी पूरी डेफिनेशन इस वक्त आपको ट्री की फॉर्म में नजर आ रही है कि सैलरी इंक्लूड बेसिक सैलरी, कमीशन, बोनस, ओवर टाइम अलाउंसेस, परक्विजिट्स, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। इसके अलावा रिटायरमेंट बेनिफिट्स एंड एम्प्लॉय शेयर स्कीम ये इसमें शामिल होती है, और टैक्स फ्री सैलरी भी इसमें शामिल आ रही है। इसके अलावा एक होती है डायरेक्टरशिप फी। अगर आप बोर्ड ऑफ मीटिंग अटेंड करते हैं और आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं तो आपको उसकी मीटिंग अटेंड करने की फी मिलती है। वो जो फी मिलती है वो आपकी सैलरी का पार्ट बनती है, वो आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड हो जाती है। ये पॉइंट लेक्चर में प्रीवियस डिस्कस नहीं था, बिकॉज वहां पर डिस्कस करना रेलिवेंट नहीं था, छोटा सा पॉइंट है। बस जहन में याद रखिएगा कि डायरेक्टरशिप फी जब आपको रिसीव होती है वो आपकी सैलरी का पार्ट बन जाती है। उसके बाद बेनिफिट्स आपके पास दो तरह के होते हैं, अलाउंसेस की फॉर्म में मिलते हैं, परक्विजिट्स की फॉर्म में मिलते हैं। अलाउंसेस नॉर्मली फिक्स होते हैं, टोटल टैक्सेबल होते हैं। परक्विजिट्स के बेनिफिट्स जो होते हैं वो वेरिएबल इन नेचर होते हैं और ये भी टैक्सेबल होते हैं, बट दीज आर सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस एंड सम रूल्स होते हैं। अगर हम अलाउंसेस की बात करें तो वो तमाम अलाउंसेस जो आपको प्राइवेट पर्पज के लिए मिलते हैं, जिसका आपको पर्सनल बेनिफिट हो रहा हो, वो आपके टोटली टैक्सेबल होते हैं। कुछ अलाउंसेस जो आपकी किताब में हैं या जो आपके सिलेबस में पास पेपर्स में क्वेश्चन से मिलेंगे वो कुछ इस तरह से हैं: यूटिलिटी अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, किट अलाउंस, वॉशिंग अलाउंस, सॉफ्ट अलाउंस, वर्किंग अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, इसका हमने एक स्पेशल रूल पढ़ा होगा, स्पेशल अलाउंस, डियरनेस अलाउंस एंड TADA। TADA जो होता है वो हमारा एग्जाम्प्ट होता है बिकॉज इट इज रिलेटेड टू ऑफिशियल वर्क ओनली। और मेडिकल अलाउंस का याद रखना, तो मेडिकल अलाउंस जब भी मिलता है 10% तक बेसिक सैलरी का एग्जाम्प्ट होता है, लेकिन अगर मेडिकल अलाउंस मेडिकल फैसिलिटी के साथ मिले और फैसिलिटी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट हो तो मेडिकल अलाउंस हमारा टोटली टैक्सेबल होता है। तो कुछ अलाउंसेस जो थे उसकी बात होगी। उसके बाद पर्क्स जो होते हैं हमारे वो वेरिएबल बेनिफिट्स होते हैं, अगर प्राइवेट बेनिफिट्स मिल रहे हैं टोटली टैक्सेबल होते हैं। कुछ पर्क्स की हमने डिटेल में डिस्कशन की थी, जैसे अगर आपको कन्वेंस दे दी जाती है, मोटर व्हीकल प्रोवाइड की जाती है, तो उसका 3 ट्रीटमेंट होते हैं, 3 पॉसिबिलिटीज हैं। आपको बिजनेस यूज के लिए दिए जाते हैं, आपको पर्सनल यूज के लिए दिए जाते हैं, आपको प्राइवेट यूज के लिए दिए जाते हैं। अगर आपको बिजनेस यूज के लिए दिए जाए कोई मोटर व्हीकल, उसका कोई बेनिफिट नहीं होता, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। अगर आपको प्राइवेट यूज के लिए दी जाए तो उसका 10% लेते हैं कॉस्ट, और अगर बहुत पर्पज के दी जाए तो हम उसका 5% लेते हैं। और पॉसिबिलिटीज होती है, कंपनी ने अगर गाड़ी परचेज की हो तो उसकी कॉस्ट का हम 10% या 5% लेंगे। अगर कंपनी ने गाड़ी लीज पे ली हो तो हम उसकी फेयर मार्केट वैल्यू का 10% या 5% ले रहे होंगे। उसके बाद अकोमोडेशन,
अकोमोडेशन में आपको घर वगैरह प्रोवाइड किया जाता है, इसका रूल होता है कि जो हमें अकोमोडेशन प्रोवाइड की जाए वो, या 45% ऑफ बेसिक सैलरी, या अगर आप जैसे रिमोट एरिया में जैसे मुफस्सिल एरिया में घर दिया गया है तो उस केस में 30%, उसको कंपेयर करते हैं, जो हायर अमाउंट होती है वो हम सैलरी में ऐड कर देते हैं। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट लोन पड़ा, लोन टेकन फ्रॉम एम्प्लॉयर होना चाहिए। अगर बेंचमार्क रेट से कम हो या इंटरेस्ट फ्री हो उसका बेनिफिट होता है। बेनिफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, बेंचमार्क रेट का और इंटरेस्ट रेट का गैप लेते हैं और जो बेनिफिट होता है सैलरी में ऐड कर देते हैं। फॉर्मूला आपके सामने आ रहा है कि जो 10% बेंचमार्क रेट है माइनस जिस परसेंटेज के ऊपर आपने लोन लिया होगा उसको लोन की अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको इंटरेस्ट बेनिफिट मिलेगा, वो सैलरी में ऐड हो जाएगा। और जो आप इंटरेस्ट रेट लेते हैं वो आपका हमेशा बेंचमार्क रेट से कम होना चाहिए, अगर बेंचमार्क रेट से ज़्यादा होगा कोई बेनिफिट नहीं होगा। लोन में कुछ एक्सेप्शन कि अगर लोन अगर आपका 1 मिलियन तक हो या 1 मिलियन से कम हो कोई बेनिफिट नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं। और दूसरी थी कि अगर एम्प्लॉय खुद अपना बेनिफिट वेव ऑफ कर दे, उसके बिहाफ पे लोन ले रहा हो, तो जैसे प्रोविडेंट फंड का इंटरेस्ट माफ कर देते हो उसके बदले में लोन लेते हो तो वो एग्जाम्प्ट होता है। उसके बाद मेडिकल फैसिलिटी दो तरह की होती है, अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एग्जाम्प्ट होती है, नॉट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट टैक्सेबल होती है। अगर हम मेडिकल फैसिलिटी के मजीद डीप एनालिसिस करें, अगर मेडिकल फैसिलिटी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट हो और मेडिकल अलाउंस साथ दिया जाए तो मेडिकल फैसिलिटी एग्जाम्प्ट होती है, लेकिन सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस लाइक वो आईडी कार्ड का और अटेस्टेशन वगैरह का मैटर होता है, डिस्कस किया हुआ लेक्चर्स में डिटेल में। मेडिकल अलाउंस जो होती है वो हमारा टोटली टैक्सेबल होता है अगर साथ मिल रहा है, और अगर नॉट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट हो तो उसकी डिटेल हमने डिस्कस कर ली होगी। अगर हमें एसेट ट्रांसफर कर दिए जाएं या एसेट्स यूज के लिए प्रोवाइड किए जाएं उसका भी हमने ट्रीटमेंट देखा था कि अगर हमें एसेट ट्रांसफर किए जाएं तो जब ट्रांसफर किया जाएगा उस दिन की उस एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू उसके बदले में जितने मैंने पेमेंट की होगी वो लेस करेंगे और जो बेनिफिट होगा वो सैलरी में ऐड हो जाएगा। उसके अब अलावा अगर हमें सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए दिए गए हैं और वापस ले लिए जाएंगे तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। अगर कंपनी एसेट रेंट पे लेती है, कंपनी ने एसेट खुद ओन नहीं किया, कंपनी ने खुद किराए पे लिया और वही एसेट मुझे दे दिया, जैसे जनरेटर लिया किराए पे वही आगे मुझे प्रोवाइड कर दिया, तो कंपनी अगर उस जनरेटर का रेंट पे कर रही होगी तो वो रेंट वगैरह मेरी सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा, बिकॉज इट वॉज एज्यूम कि कंपनी ने वो जनरेटर जो रेंट पे लिया है वो मेरे लिए ही लिया है। दूसरा होता है कंपनी के अपने ओन्ड एसेट हों, अगर कंपनी के अपने ओन्ड एसेट हों वो मुझे इस्तेमाल करने के लिए दिए जाएं तो हम उसकी डिप्रिसिएशन जो होती है वो सैलरी में ऐड कर देते हैं। उसके अलावा प्रॉफिट इन जो सैलरी में हमने 3 चीजें पढ़ी थी, जैसे एम्प्लॉय एग्रीमेंट में लाने के लिए कंसिडरेशन वगैरह पे की जाती है जिसमें 3 पॉइंट्स होते हैं, उसको आप एग्रीमेंट में लाने के लिए कुछ अमाउंट पे करते हैं। एक अच्छा एम्प्लॉय है, एक अच्छा बंदा है, मतलब मेहनती है, आप समझते हैं वो वैल्यू एडिशन होगी कंपनी के लिए आपकी, आप उसको कहते हैं हमारे पास आ जाओ, वो कहते हैं मैंने नहीं आना, आप उसको लालच देते हैं कि तू सैलरी ले लेकिन हम तुझे अपने पास आने पे 3-4 लाख देंगे, वो 3-4 लाख देंगे वो उसकी सैलरी में ऐड हो जाएगा। इसके अलावा आप उसके ऊपर कोई पाबंदी लगाते हैं, कोई रिस्ट्रिक्टेड कॉवेनेंट लगा देते हैं कि आपने हमारे पास काम करना है लेकिन आपने ये काम नहीं करना इसके अलावा। आप एक वीडियो एडिटर हैं, आपने हमारी वीडियो एडिटिंग करनी है लेकिन आप अपना यूट्यूब चैनल नहीं खोलेंगे, तो आप इस तरह की रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, वो रिस्ट्रिक्शन मानता है उसके बदले में आप उसको पे कर रहे होते हैं, ये भी बेनिफिट सैलरी में ऐड होगा। या कोई भी कंडीशन लगा देना, कुछ भी उसको काम कहना, उसकी पेमेंट करना, वो इसमें ऐड होगा। इसके अलावा गोल्डन हैंडशेक मिलता है और प्रोविडेंट फंड भी इसमें आ रहा होता है। आई थिंक ये रिपीट हुई है। इसके अलावा गोल्डन हैंडशेक आपका आता है, गोल्डन हैंडशेक जब भी मिलेगा वो आपका सैलरी के अंदर ऐड हो रहा होगा, या आपके पास दूसरा ऑप्शन है आप उसको सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम का पार्ट बना दें। अगर आप उसको सैलरी में ऐड करते हैं ना अंडर नॉर्मल टैक्स रेजिम, तो हम स्लैब रेट्स वो लगाते हैं जो अभी हमने एम्प्लॉय टैक्स फ्री सैलरी में सीखे हैं। आप उसको टोटल इनकम का पार्ट बनाते हो, टोटल इनकम आती है और उस पर ये स्लैब रेट लगाते हैं, ये एनटीआर कैलकुलेशन में। अगर आप उसको सेपरेट ब्लॉक का पार्ट बनाते हो तो इस इनकम के ऊपर हम सेपरेट रेट पे टैक्स पे कर रहे होते हैं, हम इसको एनटीआर का पार्ट नहीं बना रहे होते। उसके बाद आता है प्रोविडेंट फंड, दो तरह के हैं, अनरिकॉग्नाइज्ड, इसका तो भाई सिर्फ विड्रॉल पर ट्रीटमेंट होता है, ऑन कंट्रीब्यूशन ट्रीटमेंट नहीं होता। और विड्रॉल पर ट्रीटमेंट क्या होता है, इस फॉर्मूले पे जो टोटल बैलेंस होता है उसमें से एम्प्लॉयज की कंट्रीब्यूशन लेस की जाती है,
बाकी जो है वो सैलरी में ऐड कर दिया जाता है। और जब सैलरी में ऐड किया जाता है, एक चीज याद रखिएगा कि जब सैलरी में अमाउंट ऐड की जाएगी, इसका ट्रीटमेंट सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, मतलब एवरेज रेट के ऊपर हम इसको टैक्स कर रहे होते हैं। तो दोनों ऑप्शन इसके पास होते हैं। उसके अलावा रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड क्या होता है, इसका एनुअल ट्रीटमेंट होता है। अगर हम प्रोविडेंट फंड की बात करें रिकॉग्नाइज को, तो ये एक तावीज सा मैंने दिया था आपको। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन कोई ट्रीटमेंट नहीं, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जितना कंट्रीब्यूट किया होगा उसमें से आपने लेस करना है 1.5 लाख और 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस। जो लोअर अमाउंट है वो लेस करेंगे, बेनिफिट सैलरी में ऐड। इंटरेस्ट दिया गया, इंटरेस्ट जितना आया वो उसमें से लेस करेंगे 16% ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस और 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस। जो रिमेनिंग बेनिफिट होगा वो सैलरी में ऐड, और विड्रॉल पे कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। उसके अलावा टर्मिनेशन बेनिफिट्स की बात करें, पेंशन मिलती है, ग्रेच्युटी मिलती है, सुपर एनुअल फंड मिलता है। नॉर्मली इनकी डिटेल्स है। पेंशन नॉर्मली एग्जाम्प्ट, एक्सेप्शन इस रूल की क्या थी कि अगर री एम्प्लॉयमेंट हो जाए उस एम्प्लॉयर के पास, या अगर आपको एक से ज्यादा पेंशन मिल रही हो तो हायर एग्जाम्प्ट होती है। लेकिन अगर आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है तो आपकी पेंशन हमेशा एग्जाम्प्ट होगी। ग्रेच्युटी की बात करें तो मल्टीपल हमने डिस्कस की थी, गवर्नमेंट की एग्जाम्प्ट होती है, फंड में मिले एग्जाम्प्ट होती है, अप्रूव स्कीम के तहत मिले 3 लाख तक एग्जाम्प्ट होती है, और एक अनअप्रूव ग्रेच्युटी है। अनअप्रूव ग्रेच्युटी को जितनी अमाउंट मिल रही है वो हम वो लेते हैं, उसमें से फिर हम कुछ एग्जाम्पशन अप्लाई करते हैं। वो एग्जाम्पशन क्या होती है, 75,000 और 50% ऑफ द अमाउंट रिसीव, विच एवर इज लोअर हम उसको एग्जाम्प्ट कर देते हैं, लेस कर देते हैं, रिमेनिंग ऐड कर देते हैं। लेकिन इस अनअप्रूव ग्रेच्युटी के लिए कुछ कंडीशंस हैं कि अगर इन केसेस में अनअप्रूव ग्रेच्युटी मिल रही हो तो ये एग्जाम्पशन नहीं मिलती, बल्कि जितनी अमाउंट होती है वो सैलरी में ऐड हो जाती है। वो कौन सी है कि अगर किसी को मिली है जो बंदा नॉन रेजिडेंट है, या उसको मिली है पाकिस्तान में रिसीव नहीं की, किसी नॉन वर्किंग डायरेक्टर को या एक बंदे को एक से ज्यादा अनअप्रूव ग्रेच्युटी मिल रही है, देन उस केस में ये अप्लाई नहीं हो रहा होगा। उसके अलावा एम्प्लॉय शेयर स्कीम, डिफिकल्ट टॉपिक। स्टार्ट होती है कहानी राइट से। राइट में हमारे पास दो ऑप्शन है, मतलब दो ट्रीटमेंट है। डिस्पोज ऑफ कर दो, ऑप्शन लेके आए बेच दी, बेचोगे जो गेन होगा, मतलब जो पैसे मिले या जो उसकी कॉस्ट थी, डिफरेंस लोगे, सैलरी में ऐड कर दोगे। या आपने उस ऑप्शन को एक्वायर किया, सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब करोगे कोई ट्रीटमेंट नहीं, लेकिन हाँ फिर आप उसका इंतजार करोगे, इंतजार करना बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद अलॉटमेंट ऑफ शेयर दो तरह के होते हैं, एक होते हैं ओपन शेयर्स। ओपन शेयर्स मिलेंगे तो उसका हम क्या देखते हैं, आप एक्वायर करते हैं, जिस दिन आपको शेयर्स मिलते हैं उस दिन बेनिफिट कैलकुलेट करते हैं। बेनिफिट क्या होता है, उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू, उसमें से लेस करते हैं जो टोटल कॉस्ट है उस शेयर को एक्वायर करने की। मतलब जो आपने शेयर की कॉस्ट पे की है और जो आपने ऑप्शन की कॉस्ट पे की होगी, वो टोटल कॉस्ट लेस करोगे, जो बेनिफिट होगा सैलरी में ऐड हो जाएगा। और शेयर मिल गए, अब आपके शेयर, आप इनके मालिक हो, आप फ्यूचर में जाके बेच रहे हो, तो इसका हम गेन निकालते हैं, और ये गेन क्या होता है, कैपिटल गेन में ऐड हो रहा होता है। इसका एक टेल्ड फॉर्मूला रेगुलर क्लास में डिस्कस किया था, आप उसको वहां से देखिएगा, बट ये इसका बेनिफिट कैपिटल गेन में जाएगा। उसके बाद सेकंड होते हैं हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड शेयर। रिस्ट्रिक्टेड शेयर्स क्या होते हैं कि इनमें राइट टू डिस्पोज नहीं होता, रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की जाती है। इसमें है कि आप रिस्ट्रिक्शन का वेट करते हैं, रिस्ट्रिक्शन का वेट करते हो, जिस दिन रिस्ट्रिक्शन अपलिफ्ट होती है उस दिन बेनिफिट कैलकुलेट करते हो, मतलब उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू लेस टोटल कॉस्ट होती है, जो बेनिफिट होता है सैलरी में ऐड करते हो। और दूसरा है आपसे इंतजार नहीं होता, बेसब्रे हो, इम्पेशेंट हो। इम्पेशेंट हो तो रिस्ट्रिक्शन खत्म होने से पहले ही डिस्पोज कर दिया। इस केस में जो पैसा मिलेगा वो, और जितना आपने कॉस्ट पे की होगी वो लेस करोगे, जो गेन या बेनिफिट आएगा वो सैलरी में ऐड हो जाएगा। और दूसरा है कि आपने रिस्ट्रिक्शन खत्म होने के बाद राइट लिया, शेयर्स के मालिक बने, उसके बाद अगर आपने उन शेयर्स को बेचा तो वो आपका कैपिटल गेन में जा रहा होगा। तो ये चीज पूरी रिस्ट्रिक्टेड शेयर की नजर आ रही है स्क्रीन के ऊपर। और उसके बाद आखिरी हमने डिटेल चीज पढ़ी है वो है टैक्स फ्री सैलरी की, जिसमें देखा कि टैक्स बेनिफिट निकालना है, और टैक्स बेनिफिट की जो मैंने आपको इक्वेशन सिखाई है वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि स्लैब रेट अप्लाई करके इक्वेशन वेरिफिकेशन और ये ऐड करो तो टैक्स फ्री सैलरी आपकी आ जाती है।
सो दैट वाज ऑल अबाउट इनकम फ्रॉम सैलरी। जितनी हमने पिछले 2-3 हफ्ते में डिस्कशन की है वो सारी मैंने आपसे गालिबन 15 मिनट में डिस्कस कर दी। तो पूरा इनकम फ्रॉम सैलरी 15 मिनट की समरी में आपके सामने हाजिर